बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की रहमत हो तमाम इंसानों पर जो अदल, सच्चाई और अमन के तलबगार हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाकर और आप देख रहे हैं शाकर टॉक्स। आज हम पाकिस्तान के सबसे हसास, मुतनाज़ा और पेचीदा मसले पर तफसील से बात करेंगे। बलूचिस्तान की बदअमनी, उसके तारीखी, सियासी और इक्तिसादी पस मंज़र और वो तमाम अवामल जो इस खित्ते को एक मुस्तकिल बहरान में धकेल रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वसाइल से माला माल खित्ता है, लेकिन जहाँ सबसे ज्यादा महरूमी, बदअमनी और बगावत भी देखने को मिलती है। क्यों? क्या इसकी वजह रियासती पुलिसियों की नाकामी है? क्या ये आलमी ताकतों की साजिशों का नतीजा है या फिर मुकामी क़यादत की कोताहियां इसका सबब है? इस मसले को समझने के लिए हमें मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीली जायजा लेना होगा। बलूचिस्तान का तारीखी पस मंजर। बलूचिस्तान का मसला आज का नहीं बल्कि दहाइयों पुराना है। जब पाकिस्तान बना तो बलूचिस्तान का इल्हाक एक पेचीदा और मुतनाज़ा मामला था। क्या में पाकिस्तान से पहले बलूचिस्तान एक नीम खुद मुख्तार खित्ता था जहां खान अफकलात की हुकूमत थी। 1947 में पाकिस्तान ने खान अफकलात को पाकिस्तान में शमूलियत की दावत दी, लेकिन उन्होंने पहले इनकार किया और बाद में मुशावरत के बाद पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। 1950 की दहाई से 1970 तक बलूचिस्तान में कई बार अलहदगी पसंद तहरीकें उठी जो फौजी कार्रवाइयों के जरिए दबाई गईं। 1970 था 1973 में भट्टो हुकूमत ने बलोच कौम परस्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, जिसके नतीजे में कई बलोच रहनुमा अफगानिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर हुए। 2006 में नवाब अख्तर बुगटी की हलाकत ने एक नई बगावत को जन्म दिया, जिसके बाद बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदगी मजीद बढ़ गई। ये तमाम वाकयात बलूचिस्तान में बदएतमादी और गुस्से को बढ़ाने का सबब बने। बलूचिस्तान के बहरान के तीन बड़े अवामल। दुनिया के कई खित्ते ऐसे हैं जहां रियासती अदम इस्तेहकाम की तीन बड़ी वजूहात होती हैं। बलूचिस्तान में ये तीन अवामल एक साथ मौजूद हैं जो इससे एक मुस्तकिल सूरज़दा खित्ता बनाते हैं। नंबर 1, कबायली निज़ाम और जदीद रियासत का तसादम। बलूचिस्तान एक कबायली मुआशरा रहा है जहां सरदारी निज़ाम बहुत मजबूत है। ये सरदार अपने इलाकों में खुद मुख्तारी चाहते हैं और रियासत के कंट्रोल को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। कई सरदार तरक्याती मंसूबों की मुखालफत करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि अवाम तालीम याफ्ता होकर उनके असर और रसूख से आज़ाद हो जाएं। रियासत ने कई बार कोशिश की कि बलूचिस्तान में जदीद तरक्याती ढांचा बनाया जाए, लेकिन सरदारी निज़ाम ने इन इस्लाहात को रोकने में अहम किरदार अदा किया। नंबर 2, रियासत और अवाम के मुफादात का टकराव। बलूचिस्तान में सबसे बड़ी नाराजगी इस बात पर है कि वसाइल का इस्तेहसाल हो रहा है, लेकिन मुकामी आबादी को फायदा नहीं दिया जा रहा। सियासी क़यादत को दीवार से लगाया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस और रियासती इदारे बाज़ औक़ात सख्त गिर पॉलिसियों को अपनाते हैं, जिससे अवाम में गुस्सा बढ़ता है। नंबर 3, आलमी ताकतों की मुदाखलत और मफादात। बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि आलमी ताकतों के लिए भी एक इंतहाई अहम खित्ता है। भारतीय खुफिया एजेंसी राब बलूचिस्तान में सोरिश पसंद अनासर की मदद कर रही है। अमेरिका बलूचिस्तान में बदअमनी की सूरत हाल को इस्तेमाल करके चीन के CPEC मंसूबे को नाकाम बनाना चाहता है। अफगानिस्तान माजी में अफगान सरजमीन बलूच बागियों के लिए एक पनाहगाह रही है। बलूचिस्तान की महरूमी ज़मीनी हक़ाइक़ क्या कहते हैं? नंबर 1, माशत और वसाइल। बलूचिस्तान के वसाइल बेहद कीमती हैं, लेकिन उनका फायदा अवाम को नहीं मिलता। रेकोडेक में सोने और तांबे के अरबों डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान की कुल गैस पैदावार का 40% मुहैया करता है, लेकिन जहाँ के कई इलाके आज भी गैस से महरूम हैं। ग्वादर पोर्ट आलमी तिजारती हब बन सकता है, लेकिन मकामी माहीगीरों को उनके हकूक देने की बजाय उन्हें बेदखल किया जा रहा है। नंबर 2, तालीम और रोजगार। बलूचिस्तान में खानगी की शरह मुल्क में सबसे कम है। यूनिवर्सिटियां और आला तालीमी इदारे महदूद हैं। रोजगार के मौके न होने की वजह से नौजवान गैर कानूनी ज़राए इख्तियार करने पर मजबूर हैं। अगर मकामी नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो दहशतगर्द तंजीमों के हाथों का खिलौना बन जाएंगे। नंबर 3, सिक्योरिटी और अवामी बदएतमादी। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत
زیادہ عمل دخل ہے اور بعض اوقات طاقت کا زیادہ استعمال عوام کو مزید دور کر دیتا ہے۔ لاپتہ افراد کا مسئلہ ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے جس پر بلوچ قوم پرست سیاست کرتے ہیں۔ بعض ریاستی پالیسیاں سخت گیر رہی ہیں جو عوامی غصے کو بڑھاتی ہیں۔ بلوچستان کے بحران کا ممکنہ حل۔ بلوچستان کے مسائل کو صرف بندوق کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، مسائل میں مقامی شراکت داری۔ بلوچ عوام کو ترقیاتی منصوبوں میں شامل کیا جائے اور ان کے وسائل پر ان کا حق تسلیم کیا جائے۔ نمبر 2، تعلیمی اور روزگار کے مواقع۔ بلوچستان میں اعلیٰ تعلیمی ادارے بنائے جائیں اور مقامی نوجوانوں کو سرکاری اور نجی شعبے میں زیادہ سے زیادہ مواقع دیے جائیں۔ نمبر 3، سیاسی مذاکرات اور مفاہمت۔ بلوچ قیادت کو سیاسی عمل میں شامل کیا جائے اور انہیں دیوار سے لگانے کے بجائے ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ نمبر 4، میڈیا کا مثبت کردار۔ بلوچستان کو صرف بد امنی کے تناظر میں پیش نہ کیا جائے بلکہ اس کی ثقافت، تاریخ اور ترقی کے مواقع کو اجاگر کیا جائے۔ نمبر 5، بیرونی مداخلت کو روکنے کے لیے مضبوط سفارتکاری۔ پاکستان کو عالمی سطح پر یہ واضح کرنا ہوگا کہ بلوچستان میں بد امنی میں بیرونی طاقتیں ملوث ہیں اور ان کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ ناظرین، بلوچستان پاکستان کا دل ہے، لیکن اگر یہ دل زخمی ہوگا تو پورا ملک کمزور ہوگا۔ ہمیں بلوچستان کے مسائل کو سنجیدگی سے لینا ہوگا اور صرف طاقت کے بجائے انصاف، ترقی اور سیاسی مفاہمت کے ذریعے حل نکالنا ہوگا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا بلوچستان میں امن صرف مذاکرات سے ممکن ہے یا سخت اقدامات بھی ضروری ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ میں ہوں شاکر اور آپ دیکھ رہے تھے شاکر ٹاکس۔ اللہ حافظ۔